दोपहर के समय रेखा जी फोन पर बात कर रही थी और फोन काट कर उन्होंने तुरंत रेखा को आवाज लगा कहा, बहू तेरी ननद के यहाँ से फोन आया है। उसके घर पूजा पाठ है और सबका खाना भी है। सबको बुलाया है, कल समय से तैयार हो जाना। ये सुनकर बहू प्रीति ने उनको तिरछी निगाह से देखा और सिर हिलाकर वापस चली गई। उसके दिल में पुरानी बातें तुरंत घूम गई। एक एक करके सब कुछ याद आने लगा। उसे लगा कि अब सही वक्त है। अगले दिन वो रोज की तरह सुबह उठी, लेकिन बीती बातें उसे याद आ रही थी और काम करते करते वो उनमें डूब चुकी थी। उसे वो दिन याद आया जब प्रीति मायके जाने के लिए जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर रही थी तो कमरे से रेखा देवी ने तीखी आवाज में कहा, देखो जरा अपने मायके जाने इसके हाथ पैर बिजली की तरह चलने लगे, वरना रोज तो इसे एक काम करते देखो जैसे कछुआ रेंग रहा हो। आज देखो कितनी जल्दी काम खत्म कर रही है। रेखा देवी की बड़बड़ाहट प्रीति के कानों में चुभ गई। वो मन ही मन गुदगुदाई, मेरे मायके इनका कभी जाना नहीं होता, पर मेरे जाने पर इनको मिर्ची क्यों लग जाती है। आज बेटा साथ जा रहा है इसलिए ज्यादा जलन हो रही है। अगर मम्मी पापा की एनिवर्सरी की पार्टी ना होती तो ये आज ही मुझे जाने नहीं देती। सोचते हुए उसने गैस बंद की, हाथ पीछे और तेजी से कमरे में आकर बैग पैक करने लगी। कपड़ों के साथ साथ उसने अपने माता पिता के लिए खरीदा गया गिफ्ट निकाला। पहले उसको बहुत प्यार से देखा और फिर उसे बेहद संभाल कर बैग में रख लिया। घड़ी की ओर देखते हुए उसने पति धीरज को फोन किया, आप कितनी देर में आ रहे हैं, बहुत देर हो रही है, पूजा का समय भी निकल कर जाएगा। उधर से धीरज की आवाज आई, बस प्रीति थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। फोन रखते ही प्रीति ने लंबी सांस ली, खुद को समझाने की कोशिश की कि आज सब ठीक होगा। आज शायद उसकी सारी सारी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी जुड़ जाएगी। कुछ देर बाद जैसे ही धीरज घर में दाखिल हुआ, रेखा देवी ने बिना देर किए उसे अपने कमरे में बुला लिया। माँ बेटे के बीच क्या बात हुई ये प्रीति बाहर से नहीं सुन पाई और उसके मन में आशंका ने जगह बना ली। थोड़ी देर बाद जब धीरज कमरे में लौटा तो उसका चेहरा बदला बदला सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रीति तुम एक काम करो, आज तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा पाऊंगा। ऑफिस से अभी फोन आ गया है, कोई जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनते प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें भर आई और आवाज कांपने लगी, इतनी मुश्किल से तो आपने हाँ कहा था। आप जानते हो ना आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, वहाँ सब लोग होंगे, सब आपको पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, और मैं अकेले कैसे जाऊं। प्रीति धीरज को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर धीरज ने लापरवाही से कहा, इससे इसमें इतनी सी बड़ी बात क्या है, तुम कह देना कि ऑफिस का काम है, क्या किसी के ऑफिस का काम नहीं हो सकता, हर बात का इतना इशू क्यों बनाती हो। ये सुनकर प्रीति का सब्र टूट गया। उसने गुस्से से कहा, नहीं आज तो आपको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये मेरे माता पिता की खुशी का दिन है। धीरे से थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, प्रीति जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, तुम चले जाओ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तुम आज वहीं रुक जाना, सबके साथ अच्छा टाइम बिताना और कल आ जाना। ये सुनकर तो प्रीति एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल प्रीति का मन भारी हो गया। वो बिस्तर पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के बाद पहली बार वो पति के साथ मायके जाने का सपना देख रही थी। उसे याद था कि पगफेरे के अलावा धीरज कभी उसके साथ मायके नहीं गया था। आज वो दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। तभी कमरे में रेखा देवी आ गई। प्रीति को रोता देख उन्होंने आंखें तैराते हुए कहा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, अगर उसे ऑफिस का काम है तो तू अकेले चली जा, तुझे किसने रोका है। ऐसे रोकर क्या मिलेगा। मजबूरी में प्रीति को अकेले जाना पड़ा। टैक्सी में बैठते समय उसका दिल बैठा जा रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों के सामने शादी के 6 महीने किसी रील की तरह चलने लगे। पहला दिन, पहली उम्मीद और हर बार टूटता विश्वास, मायके की खुशियों का रास्ता आज उसे बेहद लंबा और सूना लग रहा था। प्रीति टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए मायके पहुंची, लेकिन उसका मन वहां था ही नहीं। दिल के किसी कोने में एक की लगातार चुभ रही थी, अकेले आने की, और हर बार अकेले आने की। शादी के 6 महीनों में ये उसका तीसरा मायका जाना था। और हर बार की तरह इस बार भी वो अकेली जा रही थी। पगफेरे के दिन धीरज मुश्किल से 1 घंटे के लिए आया था। जल्दी चाय पी, फोटो खिंचवाई और फिर ऑफिस का काम है कहकर प्रीति को लेकर लौट आया था। तभी उसने खुद को समझा लिया था, लेकिन आज दिल मानने को तैयार नहीं था। मायके का दरवाजा खुलते ही प्रीति ने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। माँ पापा भाई भाई रिश्तेदार
सब खुशियों में डूबे हुए थे। माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी का माहौल था। पूजा पाठ, हंसी मजाक का माहौल देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने उसे गले से लगाया। थोड़ी ही देर में सवाल आ गया, धीरज कहाँ है बेटा? प्रीति ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मम्मी आप तो जानती हो उन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है। छुट्टी तो मिल गई थी, लेकिन अचानक बहुत जरूरी काम आ गया, इसलिए वापस जाना पड़ा। उसकी माँ शांति देवी ने हल्के से माथा सिकोड़ते हुए कहा, तो शाम को ऑफिस के बाद आ जाते, आज तो खास दिन है। प्रीति ने तुरंत बात संभाली, नहीं मम्मी, शाम को वो बहुत थक जाते हैं, इतनी दूर आने में टाइम भी लग जाता है, इसलिए फिर आना कैंसिल ही हो गया। कहते कहते उसे लगा जैसे वो उन्हें ही नहीं खुद अपने मन को भी समझा रही हो कि वाकई धीरज बहुत व्यस्त है। वाकई इसमें किसी की गलती नहीं है। दिन किसी तरह बीत गया। पूजा हुई, केक काटा, रिश्तेदारों ने फोटो खिंचवाई, सब खुश थे। सब, बस प्रीति के भीतर कोई काना फूसी कोना सुना रह गया था। शाम के ठीक 7 बजे उसने माँ से कहा, मम्मी अब मुझे निकलना है, मैं रुक नहीं सकती, जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी निकलती हूँ। शांति देवी ने उसे कुछ पल देखा, फिर बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। उनकी आंखों में सवाल भी था और बेटी को भेजने की मजबूरी भी। प्रीति आंखों में आंसू लिए टैक्सी में बैठ गई। रास्ता लंबा लगा, दिल भारी। जब टैक्सी ससुराल के सामने रुकी और उसने उतर कर देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। वो चौंक गई क्योंकि घर पर ताला लटका हुआ था। उसने तुरंत धीरज को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। सास को फोन किया, लेकिन उठा नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब कहाँ गए होंगे? वो खुद से बुदबुदाई। वो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही। समय बीतता गया। रात के 10 बजने वाले थे। ठंड बढ़ने लगी थी तो शॉल लपेट कर वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। ठंड उसके शरीर में उतरती जा रही थी और वो सिकुड़ती जा रही थी। 10:30 बजे अचानक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से हंसी की आवाजें आई। प्रीति ने सिर उठाकर देखा तो धीरज की बहन कविता मुस्कुराती हुई उतरी और जोर से बोली, भैया आज तो मजा ही आ गया। मम्मी आपने तो कमाल का प्लान बनाया, पिक्चर भी देख ली और खाना भी हो गया। ये सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरज ने गाड़ी साइड में खड़ी की और बाहर आया। उसके पीछे पीछे रेखा जी भी उतरी, कविता का हाथ थामे हुए। जैसे ही रेखा जी की नजर दरवाजे के पास बैठी प्रीति पर पड़ी, वो एक पल के लिए सिपका गई। धीरज आगे बढ़ा, प्रीति को देखकर चौंक गया और तुरंत बोला, मैंने तो तुमसे कहा था आज रुक जाना, फिर क्यों आ गई? अब प्रीति खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और तंज सब एक साथ फूट पड़े। अगर नहीं आती तो ये सब कैसे देखती धीरज? बहुत काम था ना आपको ऑफिस में, यही था आपका जरूरी ऑफिस वर्क। धीरज के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। तुम हर बात का तमाशा क्यों बना देती हो? बस एक फिल्म ही तो देखने गए थे। प्रीति पट पड़ी, हाँ बिल्कुल, और मैं यहाँ दरवाजे पर ठंड में बैठी रही, वो कोई तमाशा नहीं। क्या मेरे माँ बाप की एनिवर्सरी से बड़ा ये प्लान था? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही थी मगर तुमने फोन भी नहीं उठाया। रेखा जी ने दांत पीसते हुए दरवाजे पर ही कहा, चुपचाप अंदर चल, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसियों को तमाशा दिखाने आई है क्या? प्रीति उठी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे सुलग रहे थे। कविता ने झटके से ताला खोला और सब लोग अंदर आ गए। ड्राइंग रूम की लाइट जली तो माहौल की ठंडक और भी साफ दिखने लगी। प्रीति चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन किसी की नजर उस पर ठहरने वाली नहीं थी। अंदर घुसते ही कविता ने तिरछा मुंह बनाते हुए कहा, भाभी क्या मेरे भाई को कहीं जाने का हक नहीं है? तो इतना बोल रही हो, आप भी तो अपने मायके गई थी ना। प्रीति का सब्र वहीं टूट गया। हक की बात मत करो कविता, मेरे मायके मेरे माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। तुम्हारे भाई को भी जाना था, लेकिन उन्होंने काम का बहाना बना दिया और फिर तुम लोगों के साथ पिक्चर देखने चले गए। तुम्हें ये फर्क समझ में आ रहा है या जानबूझकर अनजान बन रही हो? उसने धीरज की तरफ देखते हुए कहा, धीरज तुम्हारे पास बहन के साथ पिक्चर देखने का समय है, बाहर घूमने का समय है, लेकिन मेरे घर जाने का नहीं। मेरे माँ पापा के लिए 2 घंटे नहीं निकाल पाए? रेखा जी तुरंत बीच में कूद पड़ी, देख बहू, अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि धीरज ऑफिस नहीं गया था? और वैसे भी तेरे माँ बाप की एनिवर्सरी में जाकर धीरज क्या करता? पूजा पाठ में उसका क्या काम था? अब पार्टी में जाकर कौन सा पहाड़ तोड़ लेता? ये सुनते ही प्रीति के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखें लाल हो गई। मेरे माँ बाप की खुशियों को पहाड़ तोड़ना कहते हैं आप? अगर यही बात मैं आपके लिए कह दूँ तो? धीरज ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए ठंडे लहजे में कहा, प्रीति तुम वहाँ अटेंड तो कर ही आई हो ना। अब जब सब कुछ हो चुका है तो तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? उस पर प्रीति को लगा जैसे वो अकेली एक तरफ खड़ी है और सामने 3 लोग हैं, तीनों उसके खिलाफ। उसका सिर फटने को हो गया था।
ठंड में 1.5 घंटे दरवाजे के बाहर बैठने की थकान, अपमान और गुस्सा सब मिलकर उसके अंदर उबाल ला रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, तभी पीछे से कविता की आवाज आई, भाभी आप कॉफी बना सकती हो या नहीं, हमें ठंड लग रही है। ये सुनते ही प्रीति ठिठक गई। एक पल को उसे यकीन भी नहीं हुआ कि किसी को इतनी संवेदनहीन बात भी सूझ सकती है। उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था, मैं 1.5 घंटे से बाहर बैठी थी, ठंड तो मुझको लगनी चाहिए थी। उसने गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं 1.5 घंटे से बाहर बैठी हुई थी, कॉफी की जरूरत आपसे ज्यादा मुझे है, अगर बनाओगी तो मेरे लिए भी एक कप दे देना। ये पहली बार था जब प्रीति ने खुलकर पलटवार जवाब दिया था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रेखा जी और कविता हैरानी से उसे देखती रह गईं। प्रीति बिना रुके अपने कमरे में चली गई। पीछे से रेखा जी ने गुस्से से कहा, देखा मायके जाने का सर, इसलिए मैं इसे ज्यादा भेजती नहीं हूँ। कमरे में जाकर प्रीति ने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। उसका शरीर थका हुआ था लेकिन दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में उफनता गुस्सा, अपमान और टूटा हुआ भरोसा उसे चैन से बैठे नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद धीरज कमरे में आया और उसने सामान्य लहजे में कहा, धीरज सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैं भी नहीं कहा कि तुम्हें ऑफिस का काम है इसलिए नहीं आए, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे थे। तुम तो अपनी बहन के साथ पिक्चर देखने चले गए। तुम्हारे पास बहन के साथ खाने और मूवी देखने का टाइम है, लेकिन मेरे मायके जाने का नहीं। तुम्हारी मम्मी को मेरे मायके जाने के नाम पर घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन आज 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठने में उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ। धीरज ने झुंझलाकर कहा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। इतना कहकर वो कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में सो गया। प्रीति उसे देखती रह गई। उसका गुस्सा अब कसक में बदल चुका था। पूरी रात वो करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उसके मन ही में छटपटाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरे कमरे में लेटी प्रीति बस यही सोच रही थी, क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या यही मेरा स्थान है इस घर में। रात के सन्नाटे में प्रीति की आंख अचानक खुल गई। गला सूख रहा था। वो चुपचाप बिस्तर से उठी और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। घर की लाइटें बंद थी लेकिन सासू माँ रेखा जी के कमरे में हंसी की आवाज आ रही थी। माँ बेटी ने खिलखिलाने की वो आवाज प्रीति के कानों को चुभा रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसके कदम अपने आप रुक गए। वो रेखा जी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। रेखा जी हंसते हुए कविता से कह रही थी, अरे आज तो धीरज ने मेरी बात मान ही ली। मुझे तो लग रहा था कि सुनेगा ही नहीं। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो इसके मायके जाए, इसलिए सुबह ही उसको याद दिला दिया। तू भूल गया क्या शादी में उन लोगों ने क्या किया था। अरे उन लोगों को किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है। कविता हंसते बोली, और भैया मान भी गए। रेखा ने जी ने गर्व से कहा, मैंने उसके दिमाग में बात डाल दी थी। फिर कह रहा था कि उसके पास किसी पिक्चर के पास है, 3 लोगों के पास थे और ये महारानी तो अपने मायके जा रही थी, इसलिए तुझे बुला लिया। अच्छा हुआ मजा आ गया। ये सब प्रीति के कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे आसमान फट गया हो और वो उसी के नीचे खड़ी हो गई। तो ये सब जानबूझकर है, तो क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। अगर पिक्चर ही देखनी थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा गया। मेरे आने के बाद भी तो जा सकते थे, या शायद मैं इन लोगों के लिए जरूरी ही नहीं हूँ। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे अपने पति पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक पति होकर अपनी पत्नी को जरा भी प्राथमिकता नहीं दे सकता। प्रीति बिना कोई आवाज किए वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन अब नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग के तार झनझना रहे थे। एक एक बात जैसे आग बनकर अंदर उपजल रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह हुई, कविता अपने घर लौट गई, लेकिन प्रीति के दिल में तूफान छोड़ गई। एक सवाल लगातार उसे कचोट रहा था, क्या ये लोग मुझे कुछ भी समझते हैं या नहीं। और उसी सवाल से एक फैसला जन्म ले चुका था। वो ख्यालों में डूबी थी और उसे एक एक बात याद आ रही थी। तभी रेखा जी की आवाज से उसे झटका लगा, अरे अभी तक ही यही लगी हुई है, कपड़े तो बाद में भी धुल जाते हैं। उधर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्रीति को झटका सा लगा। वो तुरंत बाहर आई और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, आप लोग चले जाइए, आपकी बेटी का घर है, उसका प्रोग्राम है, मैं जाकर क्या करूंगी। वैसे भी मुझे घर में बहुत काम है। इतने में धीरज भी वहां आ गया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या बोल रही हो प्रीति। रेखा जी ने झुंझलाकर कहा, तो इससे तो बस ड्रामा करना आता है। बहू चुपचाप तैयार हो जा, हमें देर हो रही है। इस बार प्रीति ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज ऊंची थी लेकिन कांप नहीं रही थी। मम्मी जी मैं कह चुकी हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ। अब से अपने रिश्ते मैं खुद निभाऊंगी और आप लोग अपने रिश्ते खुद निभाइए।
रेखा जी ने आंखें निकालते हुए कहा, मतलब क्या है तेरा? प्रीति ने बिना झिझक जवाब दिया, मतलब साफ है, जब यहाँ से कोई तेरे मायके नहीं जा सकता तो मुझे भी आपके रिश्तेदारों के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज गुस्से में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये ससुराल है तुम्हारा, तुम्हें सारे रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे। प्रीति की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज जोर सख्त हो गई। क्यों निभाने पड़ेंगे? कोई जबरदस्ती है क्या? जिस घर में मेरी किसी को फिक्र नहीं, मेरे मायके से किसी को कोई मतलब नहीं, और तो और पिक्चर देखने के लिए भी तुम अपनी बहन के ही साथ जाते हो, तो उस घर के रिश्ते निभाना मेरी जिम्मेदारी क्यों है, जब मेरी तरफ किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है? उसने एक एक शब्द पर जोर दिया, पत्नी से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं तो फिर मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों के कार्यक्रम में शामिल होने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ बस जरूरत की चीज हूँ। और मम्मी जी, जब आपको धीरज को मेरे मायके से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं किसी को जाने के लिए कहूंगी ही नहीं। फिर तो प्रीति रुक ही नहीं पाई, उसने दोनों माँ बेटों को सालों का दबा हुआ दर्द सुना दिया, साफ कह दिया, मैं आपकी बेटी के यहाँ नहीं जाऊंगी। घर में भारी हंगामा हुआ। रेखा जी और धीरज का चेहरा उतर गया। आखिरकार दोनों को अकेले ही जाना पड़ा। माँ सब ने प्रीति के बारे में पूछा, लेकिन रेखा जी के पास कोई जवाब नहीं था। और उसी घर में, उसी भीड़ में धीरज को पहली बार एहसास हुआ कि पत्नी का ना होना कितना खाली कर देता है। आज पहली बार उसे पति होने का असली एहसास हुआ। माँ बेटे घर वापस आए तो उनके ठंडा उदास चेहरे को देखकर प्रीति को बहुत सुकून महसूस हुआ, जैसे कि आज उसका बदला पूरा हो गया था।